मैं विद्या जी आप ही से शुरू कर रहा हूं। विद्या जी, कितने एमएलए हैं आपके बोलिए। पास? कुछ तो दावा करिए, कुछ तो आंकड़ा देखिए बताइए। 53 में से कितने आपके देख, साथ हैं? देखिए 15 के ऊपर हमारे साथ हो सकते हैं। कल हमारी मीटिंग है ये। हमारी मीटिंग में कल पता चल जाएगा कि हमारा एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है। आज तो हमको 10 से 15 तक हमारे साथ है, ऐसा हम लोग दावा कर रहे हैं। और कल हमारी मीटिंग है। कल अजीत दादा ने भी मीटिंग रखी है, पर पवार साहब ने भी मीटिंग रखी है। तो पवार साहब से कितने जुड़े हैं लोग, ये पता चल जाता है। क्योंकि खासदार अमोल कोल्हे जो पहले शपथ विधि के वक्त अजीत दादा के साथ गए थे, वो कल हमारे घर उनकी वापसी हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल और दिमाग का अगर सोचे तो मैंने दिल का सोचा है, और पवार साहब को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने तो इतना भी कहा है कि मैं जो सांसद हूँ, अपने इसका मैं रिजिग्नेशन भी देता हूँ, और मैं पूरी 1 साल तक पवार साहब के साथ घूमूंगा पूरा महाराष्ट्र में, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ऐसे कई लोग हैं जो वापस आ रहे हैं। एग्जैक्टली कितने लोग हैं हमारे साथ, ये इसका पता हमें कल चलेगा। ओके, लेकिन फिर भी अब अगर आप खुद ही ये कह रही हैं कि 10 से 15 हमारे साथ हैं, तो फिर तो हम ये मान लें अजीत पवार गुट का जो दावा है कि हमारे साथ 35-40 है, यानी वो सही कह रहे हैं। देखिए उनका वो अंदाज है। हमारा ये 15-20 तो हमारे पास अभी भी हमें लगते हैं। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष है जयंत पाटिल जी, हमारे सुप्रियाताई सुळे जी है, शरद पवार साहब है, इनको कई लोगों ने फोन किया है कि जब सिग्नेचर लिया तो हमें मालूम नहीं था किस चीज के लिए सिग्नेचर लिया जा रहा है। और हमें ये लगा कि अभी जो अधिवेशन आने वाला है, तो वो अधिवेशन के पहले जो मीटिंग होती है, इसके लिए हमें बुलाया गया है। तो कई लोगों का कहना ऐसा है कि हमें किस मीटिंग का क्या एग्जैक्टली मीनिंग है वो उनको मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने सिग्नेचर किया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बार बार कि कल हमको पता चलेगा कि हमारे साथ कितने एमएलए थे। ओके, मतलब आप ये कह रही हैं कि सिग्नेचर वाली चिट्ठी अजीत पवार ने राज्यपाल को दी है, उसमें कितने एमएलए के सिग्नेचर हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ कि उसमें उन्होंने कहा है 35 से 42 तक। लेकिन हमें इतने लोग उनके साथ है, इसका आज भी इसकी गारंटी नहीं है। वो हमें कल पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, कितने लोग हमारे मीटिंग के लिए आते हैं। इसका पता हमें कल ही चलेगा। पांच मतलब तारीख आपको को अभी कल भी हमारी मतलब मीटिंग है। आपको अभी भी पूरा विश्वास नहीं है कि आप अपनी पार्टी बचा पाएंगे? हो सकता है 2/3 से ज्यादा चले जाएं, फिर तो वो दल बदल कानून में भी नहीं फंसेंगे। देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पवार साहब ने जो विश्वास जताया है, वो लोगों के ऊपर जताया है। जो यंगस्टर्स है, जो पवार साहब के साथ आज भी रहना चाहते हैं, खास करके किसान, महिला, महाराष्ट्र में जब से 2 दिन से ये पता चल गया है कि ये लोग अलग गुट बनाए हैं, तब से पवार साहब को, जब पवार साहब कल सातारा और कराड़ में गए थे, वहां से पवार साहब जैसे आए वैसे उनका इतना रस्तों रस्तों में उनका स्वागत स्वागत हुआ है। रस्ते रस्ते में लोगों ने रोक के, उनकी गाड़ी रोक के उनका स्वागत किया है कि साहब हम आपके साथ है। हमें ये मालूम नहीं था। तो साहब ने, जो आपको पता होना चाहिए कि 1980 का उदाहरण दिया कि उनके साथ तब 58 ये थे, विधायक थे। और उसके बाद वो इधर बाहर गए थे, उसके बाद वापस लौटने के बाद उनके पास सिर्फ 6 विधायक थे। तो उन्होंने कहा वो लोगों में गए, लोगों के साथ उन्होंने बातें की, और चुनाव में 69 उनके विधायक चुन के आए। और जो लोग पवार साहब को छोड़ के गए थे, ऐसे लोगों का डिपॉजिट भी, जमानत भी जब्त हो गई थी। तो वही प्रयोग साहब फिर से दोहराना चाहते हैं। और पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे, हम सब लोग घूमेंगे। हमारे महिला विंग जाएगी, महिला युवती विंग है, युवक विंग है, हमारे अध्यक्ष है महाराष्ट्र के जयंत पाटिल साहब। और हम सब लोग अगर महाराष्ट्र में जाते हैं पवार साहब के साथ, अल्पसंख्यक है, तो मुझे लगता है कि वातावरण जल्द ही बदल जाएगा। 2-4 महीने में ही वातावरण बदल जाएगा।
जो गए हैं वो भी वापस आने का शुरू हो जाए। लेकिन आपने तो स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है शरद पवार के गुट ने कि इन 9 को कम से कम अयोग्य कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, सही है ना? अभी जो जो कुछ करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। आज हमारा जो हुआ है वैसा ही हालत शिवसेना की भी हुआ था 1 साल पहले। तो जो फॉर्मेलिटीज है वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ही छोड़ देंगे किसी को। जो भी करना है, पार्टी की जो विचारधारा है इसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो जो कानूनन कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो नियम है उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो वो करना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि अरे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है और अजीत दादा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, एक नाथ शिंदे हट जाएंगे, आपको ठीक लगती है ये बात? हाँ, हो सकता है, क्योंकि दो दो डेप्यूटी सीएम अगर उन्होंने रखे हैं तो मुझे लगता है डेप्यूटी सीएम तो एक ही होगा और सीएम भी एक ही होगा। और अगर अजीत दादा को लाने से पहले ही उन्होंने ये एग्रीमेंट किया होगा तो भाई मुझे तो सीएम ही बनना है, डेप्यूटी सीएम नहीं बनना है। और फडणवीस जी अगर केंद्र सरकार में चले जाते हैं तो मुझे लगता है चांसेस ज्यादा है कि अजीत दादा सीएम हो जाए। और ऐसा जो बोला जाता है उसमें 90% तथ्य लगता है। और ये क्यों गए हैं अजीत पवार? चलिए मान लीजिए मुख्यमंत्री बनने के लिए गए हैं, उनके साथ जो एमएलए गए वो आपके हिसाब से क्यों गए? मुझे तो लगता है कि जो ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, हसन मुशर्रफ के साहब के साथ ईडी की इंक्वायरी थी। फिर दिलीप वळसे पाटिल जी के उनके ऊपर भी कुछ आरोप किए गए थे। बहुत सारे लोग अभी तक एनसीपी से या और शिवसेना से जो भी विधायक गए हैं उनके ऊपर ईडी का इंक्वायरी था। और जब वो उनको शरण में चले गए भाजपा के तो उन्होंने इसको इंक्वायरी को हटा दिया। तो वैसा ही मुझे लगता है कि भाजपा की एक क्लीनिंग लॉन्ड्री है, ड्राई क्लीनिंग के लिए जैसे हम लोग कपड़े भेजते हैं वैसे मैले हुए कपड़े जैसे भेजते हैं और वो साफ सुथरे करके भाजपा भेजती है। वैसे हमारे विधायक अगर उनके ऊपर, अभी देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ने ही आरोप लगाया था कि एनसीपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है। अगर इतना कॉन्फिडेंटली वो कहते हैं तो उसके बाद अगर वो जो विधायक उनके पास गए हैं तो वो अभी उन भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए उनके ऊपर। यानी जो विधायक वो खरीदना चाहते हैं, अगर वो विधायक खरीदे नहीं जाते तो उसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी लगाओ, इनकम टैक्स का रेड लगाओ, ओके फिर सीबीआई की इंक्वायरी लगाओ। तो ये सब ओके, चलता के है शर्मा। और ये भाजपा की सरकार यही करती है। ओके, के शर्मा।